केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और किस किस की क्लास लगी। हॉर्मूज संकट का पीएम ने निकाला तोड़ तो विपक्ष के हाथ से कौन सा मौका निकल गया। राहुल अखिलेश केजरीवाल अब कौन सा नैरेटिव बना रहे हैं। 1 साल तक लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो सर्राफा कारोबार का भट्टा बैठ जाएगा क्या। पीएम की अपील और ज्वेलरी कारोबारियों की नींद गायब का कंप्लीट चैप्टर आज आपको दिखाने वाले। सोना, पेट्रोल, फर्टिलाइजर से देशभक्ति का क्या कनेक्शन है, इनके कम इस्तेमाल से देश की ताकत कैसे बढ़ेगी, आज पाठशाला में आज डिटेल्ड चैप्टर आप देखेंगे। ईरान का पीस पैक्ट फिर फेल क्यों हुआ है और ट्रंप ने कब कौन सी नई शर्त रख दी है, कब खत्म होगा युद्ध, कैसे निकलेगा शांति का रास्ता, यह आज आपको पाठशाला में दिखाऊंगा। भारत में दुनिया के बड़े देशों की बैठक, ईरान भी आ रहा है और ऐसा क्या होने वाला है कि जिससे युद्ध रुक सकता है। भगवा कुर्ता, भगवा कुर्सी, शुभेंदु में दिख गया योगी वाला हिंदू तन मन। पूरब के योगी का महाराज स्टाइल, यह पूरा चैप्टर आज आपको दिखाने। घुसपैठ के लिए ममता बनर्जी डायरेक्टली जिम्मेदार, बीएसएफ, कोर्ट, केंद्र सबको धोखा दिया। बॉर्डर के वीडियो सबूत में क्या दिख गया है आज आपको दिखाऊंगा। अब आपको हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। फिर कैसे टोल कटेगा ये आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में बिहार और यूपी से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इनमें 2 आरोपी मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को बिहार के बक्सर, जबकि राज सिंह को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि जमानत मामलों की सुनवाई हर हफ्ते या फिर अधिकतम 15 दिन में होनी चाहिए। अदालत ने यह भी साफ किया है कि बेल को सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा संवैधानिक मुद्दा माना जाना चाहिए। और अब इन निर्देशों का सीधा असर हजारों लंबित मामलों और जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों पर पड़ सकता है। नासिक धर्मांतरण केस की आरोपी निदा खान पर एसआईटी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और अब एसआईटी ने निदा खान की बैंक पासबुक जब्त की है। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक निदा खान ने धार्मिक वीडियो के जरिए पीड़िता के धर्म परिवर्तन की कोशिश की थी, जिसके लिए पीड़िता को व्हाट्सएप के जरिए करीब 171 वीडियो भेजे गए थे। जांच में खुलासा हुआ है कि निदा पीड़िता को धार्मिक शिक्षा भी देती थी और नमाज, कलमा पढ़ाना सिखाती थी। साथ ही बुर्का और हिजाब पहनने की भी ट्रेनिंग दिया करती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लग गया है। दरअसल महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में ईडी ने जैकलिन के सरकारी गवाह बनने की याचिका पर कड़ा विरोध कर दिया। ईडी का कहना है कि जैकलिन का इस केस में बिहेवियर संदिग्ध रहा है। ईडी ने दिल्ली कोर्ट को बताया है कि उनके पास जैकलिन के खिलाफ सबूत भी हैं। साथ ही ईडी ने यह भी कहा है कि जैकलिन ने जांच के दौरान सहयोग बिल्कुल भी नहीं किया था। नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। दरअसल लैंडिंग के दौरान तुर्की एयरलाइंस के एक प्लेन के टायर में आग लग गई और हादसे के वक्त इस विमान में कुल 278 यात्री और 11 क्रू मेंबर सवार थे, जिनका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस्तांबुल से आया विमान जैसे ही रनवे पर उतरा, उसके दाहिने लैंडिंग गियर से धुआं निकलने लग गया, आग की लपटें उठने लग गई। स्थिति को देखते हुए एयरपोर्ट की इमरजेंसी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की क्लास में पहला चैप्टर, हॉर्मूज संकट का पीएम ने तोड़ निकाल लिया क्या, तो विपक्ष के हाथ से कौन सा मौका निकल गया है, राहुल अखिलेश केजरीवाल अब कौन सा नैरेटिव बना रहे हैं, 1 साल तक लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो सराफा कारोबार का भट्टा बैठ जाएगा क्या, पीएम की अपील और ज्वेलरी कारोबारियों की गायब नींद का कंप्लीट चैप्टर, सोना, पेट्रोल, फर्टिलाइजर से देशभक्ति का क्या कनेक्शन है, इनके कम इस्तेमाल से देश की ताकत कैसे बढ़ेगी, आज पाठशाला में डिटेल में आपको दिखाने था। 5 राज्यों में चुनाव के वक्त एक अफवाह बहुत तेजी से फैल गई
कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे वैसे ही मोदी सरकार तेल के दाम बढ़ा देगी। चुनाव के दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने तो खुलकर बयान भी दिए थे, लेकिन आप देखिए कि 4 मई को नतीजे आने के बाद आज 1 हफ्ता बीत चुका है। सरकार ने अभी तक तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों ने ऐसा नहीं किया जैसा हमारे देश ने किया। कई जगह तो 3-3 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत में भी सरकारी तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक ये घाटा हर दिन 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन सरकार जो है हमारी, वो चाहती है कि तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ाए बिना दूसरे तौर तरीकों से हॉर्मुज संकट का हल निकाला जा सके, और इसीलिए सरकार की तरफ से ऐसा तोड़ निकालने की कोशिश भी हो रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। पिछले 24 घंटे में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर देश को इसे लेकर चेताया है, तो बड़े अर्थशास्त्री से लेकर सरकार में बैठे कुछ लोग इसका यही मतलब निकाल रहे हैं कि भाई सरकार चाहती है कि ऐसा तोड़ निकालो कि जनता की जेब पर बोझ नहीं पड़े और हल भी निकल जाए। लेकिन विपक्ष बौखलाया और गाली गलौज पर आ गए, वो भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन क्या कह रहा है ये आज आपको बताऊंगा। जिस तरह कोविड काल में देश की जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी रही, उसी तरह हॉर्मुज संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से अपील की है। देशवासियों से आप देखिए कि पीएम मोदी लोगों को कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने से बचने की सलाह दे, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को कह रहे हैं, कॉर्पोरेट कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की उन्होंने अपील की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा करने के लिए उन्होंने जनता को प्रोत्साहित किया, खाने वाले तेल का इस्तेमाल कम करने की सलाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रासायनिक खाद के बजाय प्राकृतिक खेती अपनाने पर भी उन्होंने जोर देने को कहा है, अपील की है। स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने की सलाह भी पीएम ने दी है। पीएम मोदी लोगों से यह सब करने के लिए क्यों कह रहे हैं और इसका क्या असर होगा, ये आपको बताऊंगा। पीएम की अपील पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश तो शुरू कर दी है, और कैसे लगातार दनादन बयानबाजियां हो रही हैं, कैसे लगातार कांग्रेस से लेकर विपक्ष के कई नेता मैदान में उतर गए हैं, लेकिन कांग्रेस के पुराने चिट्ठे भी निकलकर सामने आए। मनमोहन सिंह से चिदंबरम तक कोई नहीं बचा है जिससे कांग्रेस को कैसे बैकफुट पर जाना पड़ा, यह भी आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा पीएम मोदी की अपील से सराफा मार्केट में कैसे हड़कंप मच गया है, शेयर मार्केट पर क्या असर हुआ है और जनता क्या कह रही है, सरकार को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, विरोध कर रही है सरकार, सब आज आप देखिए। लेकिन पहले एक ट्वीट कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं। हमारे सर्राफा व्यापार, उनके व्यापारियों, उनके स्टाफ के परिवार, उनके परिवार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे। हम तो इसको बकवास की योजना देखते हैं। उनके हिसाब से बिल्कुल सही है कि इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करके आप व्यक्ति को चलना चाहिए। हाँ, वैसे तो ये चीज अच्छी ही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। देश की 140 करोड़ जनता से पीएम मोदी की अपील के बाद इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि पीएम की अपील का सबसे ज्यादा असर मोदी विरोधी गठबंधन पर ही हुआ। कौन कौन से नेता बेचैन हो उठे, कौन क्या कह रहा है,
ये बताने से पहले आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि सनातन विरोधियों को आज ये तस्वीर बेचैन कर रही है। मौका था सोमनाथ के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरा होने का, और इस मौके को खास बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव समारोह आयोजित किया गया है, जिसमेम पीएम मोदी भी शामिल हुए। यह मौका इसलिए खास था क्योंकि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, और आज 11 मई वो तारीख है जब 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया। आज उस उद्घाटन को 75 साल पूरे हुए। पीएम मोदी आज जब मंदिर पहुंचे तो दर्जनों डमरू बजाकर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। पीएम मोदी ने बाबा सोमनाथ को जलाभिषेक अर्पण किया, रुद्राभिषेक किया, और उस कुंभाभिषेक समारोह के गवाह भी बने जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा का हिस्सा है। कुंभाभिषेक को वो अनुष्ठान माना जाता है जो खासकर उन तीर्थों पर होता है जिनका पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है, लिहाजा उसका कुंभाभिषेक भी किया गया, जिसमें 11 तीर्थों का जल मंदिर के शिखर पर अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया। धर्म ध्वज को पुनः जागृत किया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा कराई गई और भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने ऐतिहासिक एयर शो किया। सोमनाथ का यह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। इधर सोमनाथ का दृश्य सनातनियों को चैन और सुकून देने वाला है। उधर 24 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया बयान विपक्ष की नींद उड़ाने वाला। पीएम मोदी की तेल और खाद का कम इस्तेमाल करने की अपील और सोना की ज्वेलरी पर कम से कम खर्च करने की अपील, ये बातें विपक्ष के हाथ से वो मौका छीन कर ले गए जिसकी तैयारी में विपक्ष के नेता महीनों से बैठे हुए, और लगभग 1 महीने से तो ऐसे कमर कसकर बैठे हुए। विपक्ष इस तैयारी में था कि घाटे में चल रही सरकारी तेल कंपनियों को राहत देने के लिए पीएम मोदी क्या करते हैं ये देखना है। बयान पहले से ही दिए जाने लगे थे। तैयारी ऐसी थी कि जैसे ही दाम बढ़े कि हंगामा काट देना, कि हम तो पहले से ही सावधान कर रहे थे भाई। ये विपक्ष तैयारी करके बैठा हुआ था ये कहने के लिए कि हम तो पहले से कह रहे थे कि चुनाव बाद सरकार तेल का दाम बढ़ा देगी। अब देख लो वही हुआ है। लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कही जा रही बातों का मतलब कुछ एक्सपर्ट यह निकाल रहे हैं कि शायद सरकार तेल की कीमतों में बड़ा फेरबदल ना करे, और एक दूसरा वे आउट यह हो सकता है कि सब मिलकर इस बोझ को सहें, विदेशी मुद्रा भंडार को दबाव में आने से रोकें। ये बात जरूरी है कि पूरे देश को समझना होगा कि ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया भीषण तेल और गैस संकट का सामना कर रही है। बच्चे बच्चे को पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कई देशों के ऑयल शिप अटके हुए हैं, और यही वजह है कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 71 दिनों में कच्चे तेल के दाम दोगुने के आसपास पहुंच चुके हैं, जिसका बोझ तेल कंपनियों के लिए अब उठाना बेहद मुश्किल होता है। युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट के कारण कच्चे तेल की कीमत $72 से $126 प्रति बैरल के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। हालांकि कई बार सीज फायर के ऐलान के साथ यह नीचे भी आया है, लेकिन ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इस दौरान पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, यह एक बड़ा फैक्ट है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक ईरान युद्ध के कारण भारत की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 18 से 24 रुपए और डीजल पर 30 से 105 रुपए प्रति लीटर तक का नुकसान हो रहा है। इस हिसाब से तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1600 से 2400 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। 26 मार्च को भारत सरकार ने तेल कंपनियों के भारी घाटे को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। भारत की प्राइवेट तेल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल के दाम जैसे कि XP 100 स्पीड पावर में 2 रुपए से 11 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी। साथ ही सरकार ने मार्च और अप्रैल में कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल डीजल में करीब 50 रुपए की बढ़ोतरी की। लेकिन पिछले 71 दिनों में मोदी सरकार ने घरेलू उपभोक्ता पर महंगे पेट्रोल और डीजल की आंच तक नहीं आने दी। मतलब आप गए जब खरीदने के लिए तेल या डीजल तो आपको लगा कि ज्यादा पैसे दिया आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने कंट्रोल करके रखा कि तेल कंपनियां नुकसान उठा रही तो उठा लें, हम कोई और रास्ता निकालेंगे, लेकिन जनता को बचा के रखा। अब सुनिए कि पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से तेल की खपत को लेकर
क्या आज अपील की है जिसके बाद विपक्ष बौखलाया हो? सुनिए। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इस भीषण तेल संकट के बीच विपक्ष के नेता देश में इस तरह माहौल बना रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें पीएम मोदी तय करते हैं और वो जब चाहे तेल के दाम बढ़ा सकते हैं। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि कच्चे तेल के दाम कोई एक व्यक्ति या कंपनी या देश का प्रधानमंत्री नहीं तय करता है भाई। ये वैश्विक बाजार की डिमांड और सप्लाई पर तय होता है। मतलब कोई थोड़ा भी पढ़ा लिखा जो इंसान है वो ये जानता है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज चाहें कि तेल की कीमत कम कर दें और तेल की कीमत बढ़ा दें तो ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता देते हैं कि ईरान युद्ध ने किस तरह कच्चे तेल के दामों में आग लगाई है। 27 फरवरी 2026 को युद्ध से ठीक एक दिन पहले कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल थी। 1 मार्च 2026 को यह जो कीमत है वो $99.4 प्रति बैरल होगी। 9 मार्च को $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। 30 अप्रैल 4 साल के हाईएस्ट यानी कि $126 प्रति बैरल तक कीमत पहुंच गई। 1 मई 2026 को $110.7 प्रति बैरल तक कीमत पहुंच गई। आज $104 प्रति बैरल तेल की कीमत। अब यह देखिए कि कच्चे तेल की बढ़ोतरी की वजह से तेल कंपनियों का नुकसान यानी कि बोझ कितना बढ़ चुका है। महंगे कच्चे तेल से देश को कितना नुकसान हो। आइए आपको बताता हूं कि कैसे कच्चे तेल की जो कीमत है वो तेल कंपनियों को एक बोझ बढ़ा रही है। आप समझिए कि कैसे कच्चे तेल ने कैसे तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ाया है। अब सबसे पहले अगर एक दिन के हिसाब से आप समझें कि एक दिन में कितना नुकसान हो रहा है, तो भाई साहब एक दिन का जो नुकसान है वो है 1600 से 2400 करोड़ रुपए। 1600 से 2400 करोड़ रुपए ये नुकसान है एक दिन का, अगर आप हिसाब लगाएं। और ठीक इसी तरीके से अब कंपेयर करके मत लगाइए, क्योंकि एक महीने में जो नुकसान हो रहा है उसको एक दिन से कंप्लीट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक महीने का जो मोटा मोटी नुकसान है वो देख लीजिए। एक महीने का जो नुकसान है वो कितना है? यह है 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ रुपए एक महीने का। अगर अब तक यानी कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है और अब तक जो नुकसान हुआ है, अब तक का जो नुकसान है वो है 1 लाख करोड़ रुपए का। 1 लाख। ये नुकसान है जो तेल कंपनियां उठा रही हैं। इतना नुकसान तेल कंपनियों का हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है? महंगे कच्चे तेल की वजह से लगभग पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो 30 से 50% तक बढ़ चुका है। लेकिन भारत में अब तक दाम नहीं बढ़ाए गए। आज आपको भारत के पड़ोसी देशों का हाल भी देखना चाहिए कि वहां पर क्या चल रहा है। भैया जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, तो आस पड़ोस के जो देश हैं उनके बारे में जरा समझ लीजिए, जान लीजिए। सबसे पहले अपने देश की बात कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमत
94.77 रुपए प्रति लीटर है। यह दिल्ली की कीमत मैं आपको बताऊं, देश की राजधानी। और डीजल की कीमत यहां पर है 87.67 रुपए प्रति लीटर। लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान का हाल देखिए, पेट्रोल 414.78 रुपए प्रति लीटर, डीजल 414.58 रुपए प्रति लीटर। बांग्लादेश में पेट्रोल 140 रुपए, डीजल 1020 रुपए। श्रीलंका में पेट्रोल 410 रुपए लीटर है और डीजल 392 रुपए लीटर है। तो अब आप सोचिए कि हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क हैं, देश हैं, वहां पर कितनी आग लगी हुई है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट और जो लड़ाई पूरी अमेरिका ने छेड़ी ईरान इजराइल के बीच, जो अभी तक शांत सिर्फ दिखाई दे रहा है। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर से तेल की खपत को लेकर एक बार फिर से अपील की है लोगों से। आप एक बार सुनिए। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। लेकिन सवाल है कि दाम नहीं बढ़ाए तो कौन सा एहसान किया? क्योंकि आज जब दाम बढ़ाने या संकट के काल में आम लोग याद आ रहे हैं, तो आम लोग ये तो पूछेंगे ना कि भाई जब कच्चे तेल के दाम बहुत कम थे तो कौन सा डीजल पेट्रोल पर बड़ी राहत मिल रही थी या बड़ी राहत दे दी थी। मतलब फायदा हुआ तो सरकार का, घाटा हुआ तो जनता। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। ये तो गजब की बात हो गई। और ऐसा लग रहा है लोग बात भी कर रहे हैं, इसी तरह से लोग बात कर रहे हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और अगर देश पर कोई संकट है तो सब मिलकर खड़े होंगे। लेकिन जब फायदा होता है तो एलीट बोनस तो कम से कम बनाओ। ऐसा पहली बार नहीं है जब देश महंगे कच्चे तेल के संकट का सामना कर रहा है। इससे पहले 1990 से 91 के खाड़ी युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल आया था। तब की केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए थे और साथ ही लोगों को संयम से इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। 2 अगस्त 1990 खाड़ी युद्ध शुरू होने से पहले दिल्ली में पेट्रोल 9.84 रुपए प्रति लीटर था और डीजल की कीमत थी 4 रुपए के करीब प्रति लीटर। और इसके बाद 15 अक्टूबर 1990 को दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल 12 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो। इस युद्ध की वजह से केंद्र सरकार को एलपीजी को छोड़कर पेट्रोल डीजल पर 25% अतिरिक्त सरचार्ज लगाना पड़ गया। लोगों को पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल कम करने की सलाह उस वक्त सरकार ने दी थी। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को सरकारी वाहनों के कम इस्तेमाल के भी निर्देश दिए गए थे। खपत कम करने की कई जगहों पर पेट्रोल पंपों को शाम 7 बजे तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया था ताकि कम खपत हो। लोग खरीदेंगे नहीं, खपत कम होगी, लोगों को नहीं मिलेगा। रेलवे और उद्योग को डीजल की खपत 10% कम करने का टारगेट भी उस वक्त दिया गया। और इसके अलावा केरोसिन की कॉमर्शियल इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई। कच्चे तेल के इंपोर्ट को सीमित करने की कोशिशें भी की गई ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद देश को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सोना गिरवी रखना पड़ा और आईएमएफ से मदद भी ली गई। पीएम मोदी की अपील के बाद बहुत लोगों के मन में यह सवाल होगा कि पीएम ने सोना खरीदने को क्यों मना कर दिया। अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो इससे देश को क्या फायदा होगा। विपक्ष तो कह ही रहा है कि भाई ये कौन सी बात हो गई कि लोग सोना खरीदना बंद कर दें। अब मोदी क्यों लोगों की जेब पर कंट्रोल करेंगे, यह विपक्ष पूछ रहा है। क्या मोदी कहेंगे कि 5 रुपए खर्च करो, 10 रुपए खर्च करो, सोना खरीदो, चांदी खरीदो?
विपक्ष तो मोदी की अपील को बेतुकी और बकवास बता रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। पीएम मोदी ने बहुत सोच समझकर लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील, क्योंकि सोने की खरीद से देश की आर्थिक सेहत सीधे तौर पर जुड़ी हुई। क्योंकि आप देखिए कि जो सोना आप खरीदते हैं वो सरकार विदेशों से मंगवाती है, और कितना मंगवाती है यह जानकर आप हिल जाएंगे। हमारा देश 99% गोल्ड इंपोर्ट करता है और इसकी पेमेंट डॉलर में होती है, डॉलर में। अब विदेश से सामान लाते हैं तो कोई इंडियन करेंसी में तो उसको पेमेंट करेंगे नहीं, उसके लिए डॉलर ही देना पड़ता है। और सोना आप जितना मंगवा रहे हैं बाहर से, भाई हम लोग जितना खरीदेंगे सरकार उतना मंगवाएगी, और जितना सरकार मंगवाएगी उसका पेमेंट उतना डॉलर में होगा। तो क्या होगा? आजकल सोना इतना महंगा हो गया है कि इसे खरीदने में भारी भरकम विदेशी मुद्रा भंडार खर्च हो जाता है। आप देखिए कि 2022-23 में भारत ने 689 टन सोना इंपोर्ट किया था और इसकी कीमत थी 2.9 लाख करोड़ रुपए। उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत थी 4200 करोड़ रुपए प्रति टन। और इसके बाद 2023-24 में अगर देखें तो भारत ने 795 टन सोना खरीदा। कुल कीमत थी 3.7 लाख करोड़ रुपए, और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत थी 4700 करोड़ रुपए प्रति टन। 2024-25 का भी आंकड़ा एक बार देख लीजिए। भारत ने कुल 669 टन सोना इंपोर्ट किया और 4.4 लाख करोड़ रुपए डॉलर में चुकाए। इसके बाद इस साल सोने की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी 6500 करोड़ रुपए प्रति टन। यानी कि भारत में 2024 से 25 में सबसे कम सोना खरीदा गया, लेकिन सोना महंगा होने की वजह से कीमत सबसे ज्यादा चुकाई। और आजकल सोने के दाम तो आसमान पर हैं, आपको पता ही, हर दिन आप देख ही रहे हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 1,54,000 रुपए। तो सोचिए कि भारत को कितने गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भाई आप जाएंगे बाजार में सोना खरीदेंगे, सरकार सोना कहां से मंगवाएगी? पहले मैंने आपको बताया कि 99% सोना बाहर से आ रहा है, उसकी कीमत चुकाएगी सर। इसलिए पीएम ने कहा है कि सोने में खर्च थोड़ा कम कर दीजिए, और खर्च होने वाला जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसे बचाना जरूरी है। सुनिए पीएम की वो अपील जो देश का मुद्रा भंडार बचाएगा। जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है, और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। लेकिन पीएम मोदी की अपील पर विरोधी दलों का अपना तर्क है। राहुल से लेकर अखिलेश तक किसने क्या कहा है बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि ये उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत हैं। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं रह गई है। अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया है। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब गरीबी में आटा गीला हो तब मोदी जी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष से निपटने में सरकार की नीति नाकाम हो गई। अगर नागरिकों से तेल बचाने और यात्रा खरीदारी में कटौती करने की अपेक्षा की नहीं की जा सकती। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और आरजेडी ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। सुनिए। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसने फूके क्या फूके इस पर बात अलग से करूंगा, और कैसे फूके गए तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे देश करेगा। कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। अब पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष जो सियासत कर रहा है उसमें कितना दम है और पीएम मोदी की बात में कितना वजन है, इसका अंदाजा आप देश के दिग्गज कारोबारियों और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों की राय जानकर भी लगा सकते हैं। एयरटेल के मालिक है सुनील मित्तल, उन्होंने कहा है कि सोने के आयात के जुनून से बाहर निकलने की बेहद जरूरत है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी, उन्होंने कहा है कि भारत का
रास्ता ना तो अमेरिका जैसा होगा और ना ही चीन जैसा। भारत अपना ही एक अनोखा रास्ता अपनाएगा। टाइटन के एमडी हैं अजय चावला। उन्होंने कहा है कि संगठित ज्वेलरी कारोबार के लिए विकास की बहुत गुंजाइश। जेपी मॉर्गन कंपनी के रिसर्च हेड संजय मुकीम ने कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाकर रखने और विदेशी मुद्रा के बाहर जाने को कम करने की जरूरत है। देश की जनता की भी ऐसी ही मिली जुली राय है। एक बार सुनिए। बहुत कम ही ईंधन इस्तेमाल करते सर, हम तो ड्यूटी वाले आदमी हैं। बस गाड़ी एक हफ्ते में 15 दिन में एक दिन चलती है, बस हो गया। हम तो इसको बकवास की योजना देखते हैं। अच्छा, क्यों? लेकिन ईंधन बचाना तो जरूरी है। कहाँ ईंधन बच पा रहे हैं, ईंधन तो इतना महंगा हो रहा है। हाँ सर, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो अंदर की जो बातें हैं वो सरकारें जानती हैं, जिनके पास बारीकी का सारा अनुमान है। तो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है कि इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करके आप व्यक्ति को चलना चाहिए। वैसे तो ये चीज अच्छी ही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इनकेस हम पेट्रोल डीजल सेव करेंगे तो एनर्जी सेव कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी सारी चीजें सेव कर रहे हैं। तो हर चीज में अपोज करना जैसा कुछ होता नहीं है। उनने कुछ अच्छा ही बोला है और सबके हित में ही बोला होगा, तो बेटर हमें मानना चाहिए। अब भाई राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक हर किसी ने पीएम मोदी की अपील पर अलग अलग आरोप लगा। लेकिन आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तब उन्होंने भी ऐसे ही फैसले लिए। मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए चिदम्बरम ने कहा था कि लोग सोना खरीदना कम करें, जबकि मनमोहन सिंह ने तो तेल के दाम बढ़ा भी दिए और कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं। एक बार सुनिए और याद कीजिए कि उस वक्त जब सरकार इनकी थी तो ये लोग क्या कह रहे थे और आज कैसे डुगडुगी बजा। Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें बताएंगे आपको कि ईरान का पीस पैक्ट फिर हो गया फेल और ट्रंप ने अब कौन सी नई शर्त रख दी है, कब खत्म होगा युद्ध, कैसे निकलेगा शांति का रास्ता। भारत में दुनिया के बड़े देशों की बैठक हो रही है, ईरान भी आ रहा है। ऐसा क्या होने वाला है कि जिससे युद्ध रुक सकता है। हो सकता है कि आपको यह सुनकर बुरा लगे, लेकिन बढ़ते हुए बरकस टांग खींचने की कोशिश होती जा रही है और इन दिनों तेजी से बढ़ते भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका, चीन से लेकर कई यूरोपियन देश, सबको लगता है कि भारत कैसे इतनी तेजी से ऊपर बढ़ सकता है, मतलब एकदम रॉकेट की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो दुनिया देख नहीं पा रही है और अपने अपने तरीके से ये देश इसी में लगे हुए हैं कि भारत को कैसे रोका जा सके, भारत की टांगे कैसे खींची जा सके, अवरोध कैसे खड़ा किया जा सके। अब देखिए कि जब पूरी दुनिया में ईरान अमेरिका युद्ध के बाद हाहाकार मचा हुआ था, दुनिया के बड़े बड़े देश संकटों से जूझ रहे थे, उस वक्त भी भारत को मजबूती से खड़ा रहना आता था और भारत मजबूती से खड़ा रहा। पीएम मोदी के विजन और विश्व गुरु वाले जज्बे का ही असर था कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। भारत ने महंगाई को काबू में रखा, जरूरी सामान की सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया, न थोक में नौकरियां गई, न रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ा। पीएम मोदी के क्राइसिस मैनेजमेंट की दुनिया में चर्चा हुई। तो अब पीएम मोदी क्यों कह रहे हैं कि बचत करनी होगी, यह समझने की जरूरत है। भाई भारत में होने वाली ब्रिक्स मीटिंग में क्या बड़ा होने वाला है, ईरान के सामने कौन से नेता पहुंचने वाले हैं कि युद्ध रुक सकता है, यह भी आज आपको बताऊंगा। ब्रिक्स मीटिंग से पहले चीन के दौरे पर क्यों जा रहे हैं ट्रंप और चीन के साथ ईरान को लेकर क्या डील होने वाली है, यह आपको बताऊंगा। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने ईरान का जंग रोकने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब ट्रंप ने ईरान के सामने कई शर्तें रख दी है। ट्रंप और ईरान में बात क्यों नहीं बन पा रही है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि भारत में होने वाली एक मीटिंग पर दुनिया की नजर क्यों टिकी हुई। नई दिल्ली में 14 और 15 मई को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। भारत की मेजबानी में होने वाला यह शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज बनने जा रहा है। भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं और ऐसे समय में भारत में हो रही यह बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ब्रिक्स में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के आने की बात भी कही जा रही है। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि ईरान के कानून और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी के भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो युद्ध शुरू होने के बाद ईरान और यूएई आमने सामने हो और 11 सदस्यों वाला ब्रिक्स ट्रंप के खिलाफ एकजुट होकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है और इसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका,
इथोपिया, ईरान, मिस्र, यूएई और इंडोनेशिया शामिल हैं। ब्रिक्स देशों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश ब्रिक्स में शामिल हैं। तेल उत्पाद की अगर बात करें तो ब्रिक्स देशों की पकड़ बेहद मजबूत है। सऊदी अरब और रूस अकेले ही दुनिया के कुल कच्चे तेल का 11% से ज्यादा उत्पादन करते हैं और इसके अलावा ईरान, चीन और यूएई भी बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल हैं। 2024 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर दुनिया का करीब 42% कच्चा तेल का उत्पाद किया था। वहीं चीन और रूस के पास दुनिया के कुल सोने का 14% से ज्यादा का भंडार, जबकि सभी ब्रिक्स देशों को मिलाकर यह हिस्सा करीब 20% तक पहुंचा। आर्थिक ताकत के लिहाज से भी ब्रिक्स लगातार मजबूत बना हुआ है। 2024 में चीन, भारत, ब्राजील और रूस दुनिया की टॉप 11 अर्थव्यवस्थाओं में ये देश शामिल थे। इन सभी को मिलाकर देखें तो ब्रिक्स देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था 2024 में दुनिया की कुल जीडीपी का करीब 29%। और यही वजह है कि ब्रिक्स देश न सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती है बल्कि डॉलर के वर्चस्व को भी लगातार चुनौती दे रहे हैं। भारत चाहता है कि किसी भी हाल में युद्ध खत्म हो जाए और ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसा अगर हो गया तो यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि अगर अभी भी ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रुकता है तो और भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने महंगाई को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में भारत और ब्राजील में बड़े पैमाने पर खाद की खरीद होनी है और उससे पहले अगर हॉर्मुज के शिपिंग रूट बहाल नहीं किए जाते हैं तो दुनिया को फसलों के नुकसान और खाद्य महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया और आर्थिक झटके के बराबर यह हो सकता है। उस दौर में जैसे दुनिया भर के देशों को आर्थिक झटका लगा था वैसे ही आर्थिक झटका लग सकता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के मुताबिक ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा और महंगाई बढ़ सकती है। एडीबी ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भी बड़ी कटौती की। एडीबी के अनुमान के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ में 0.6% की कमी आएगी, जिससे यह 6.3% पर आ जाएगी। इधर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका ने ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा, अपने पास मौजूद करीब 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने के बदले में अमेरिका ईरान को प्रतिबंधों में ढील देगा और ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति छोड़ेगा। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी भी हटाएगा। ईरान किसी भी हाल में अपने यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर समझौते के मूड में नहीं है। ईरान ने जो नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है उस प्रस्ताव में ईरान ने युद्ध खत्म करने, प्रतिबंध हटाने की बात कही है, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है, लेकिन अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि उनका जवाब सकारात्मक और व्यवहारिक है। अब फैसला अमेरिका को। युद्ध के संकट के बीच फंसे राष्ट्रपति ट्रंप को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान सुन नहीं रहा है और नेटो देशों के हाथ खड़े करने के बाद अब ट्रंप भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। और इस सब के बीच अब ट्रंप चीन जा रहे हैं। आज चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी भी दी है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप पूरे 9 साल बाद चीन जा रहे हैं। इससे पहले वो साल 2017 में चीन गए। अब सवाल यह है कि आखिर 9 साल बाद ट्रंप को अचानक चीन जाने की जरूरत क्यों पड़? अब इससे आप समझ भी सकते हैं कि यह मजबूरी में है या जरूरी है। मतलब ट्रंप जो अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं और माना जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो उसके पास जा रहा है जिसे वो फूटी आंख नहीं सुहाता। खैर, आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। भगवा कुर्ता, भगवा कुर्सी, शुभेंदु में दिख गया योगी वाला हिंदू तन मन, हिंदू दर्शन, पूरब के योगी का महाराज, ये स्टाइल डिकोड आज करने वाला हूं। और फिर घुसपैठ के लिए कैसे ममता बनर्जी डायरेक्टली जिम्मेदार हैं, बीएसएफ, कोर्ट, केंद्र, कैसे सबको धोखा दिया ममता बनर्जी ने। बॉर्डर के वीडियो सबूत में पूरी सच्चाई आपको कैसे कैद हुई है, ये दिखाने वाला।
लेकिन पहले बात बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, जो योगी आदित्यनाथ से एक इंस्पायर हैं और योगी मॉडल को बंगाल में उतारने में वो लगे हुए। विकास प्लस कानून प्लस अर्थव्यवस्था प्लस हिंदुत्व के फॉर्मूले के तहत बंगाल में शासन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी योगी की लीक पर चलने के साथ उनके जैसा दिखने, पहनने, ओढ़ने और लोगों को कह रहे हैं कि योगी की तरह ही अपनी बात रखने पर भी खासा फोकस उनका नजर आ रहा है, जो लोग समझ रहे हैं। भगवा पटका और भगवा कुर्ते से आगे बढ़कर अब शुभेंदु अधिकारी अपनी चेयर पर भी भगवा कपड़ा डाल रहे हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बंगाल में अब हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा बन गए और इसी दिशा में रहकर अपना आगे का सियासी रास्ता तय करने का प्लान उन्होंने बनाया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो नेता जिसे देखकर ही लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ से बहुत प्रभावित है। अपराधी, माफिया, गुंडों और घुसपैठियों पर शुभेंदु के बयानों को अलग अलग तरीके से अगर देखें और बहुत बारीकी से अगर सुना जाए तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ की छाप आपको सीधे सीधे दिखाई देती है। भवानीपुर में जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे कहा कि उन्हें मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का वोट मिला और यह जीत हिंदुत्व की जीत। यह बयान महज बयान नहीं है, यह बंगाल के आगे के भविष्य की राजनीति का ट्रेलर भी है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी योगी मॉडल लाने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी तस्वीर चुनाव नतीजे आने के बाद दिखाई देती है। यह तस्वीर बड़े ध्यान से आप देखिए, करीब 3 हफ्ते पहले की यह तस्वीर है। शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ के पास उन्हें भगवा पटका पहनाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले शुभेंदु पैरों में पहनी चप्पल को साइड में रख देते हैं। फिर सीएम योगी को पटका पहना और उनके सामने साष्टांग दंडवत हो जाते। जब शुभेंदु अधिकारी से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो महाराज हैं, वो योगी हैं, संत हैं, इसलिए उनका सम्मान इसी तरह से होना चाहिए। तभी से दोनों के बीच के कनेक्शन को लेकर बातें भी। और इसके बाद शपथ ग्रहण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर शुभेंदु का स्वागत करते हुए भगवा पटका उन्हें पहनाया था। यह तस्वीर देखिए, यह शपथ ग्रहण के दिन की तस्वीर है। बंगाल चुनाव शुरू होने से लेकर खत्म होने तक ये दोनों तस्वीरें चर्चा में बनी रही। शुभेंदु योगी से इतने इंप्रेस्ड थे कि वो चाहते थे कि जिस तरह से यूपी में योगी गुंडों और बदमाशों को सबक सिखा रहे हैं, वही काम वो बंगाल में आकर भी। अब जब शुभेंदु ने सत्ता संभाल ली है तो वो पूरी तरह से योगी फेवर में नजर भी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ऑफिस की कुर्सी में जिस तरह का भगवा तौलिया लगा दिया गया है, ठीक वैसा ही तौलिया अब शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी पर भी नजर आने लगा है। देखकर लोग तो यही कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी योगी को आत्मसात करना चाहते हैं। हिंदुत्व और कानून व्यवस्था पर हार्ड लाइन लेने के लिए वो अपनी छवि योगी आदित्यनाथ की जैसी बनानी चाहते हैं और यूपी की तरह ही बंगाल को भी विकास के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी सीएम योगी की तरह तेज और तुरंत फैसला लेने की नीति भी अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू करने का फैसला लिया गया। नौकरशाहों की केंद्रीय ट्रेनिंग और बीएनएस लागू करने से लेकर 2015 से बंद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला भी लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों में बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 45 दिन के अंदर जमीन देने का फैसला सबसे बड़ा और सबसे अहम माना जा रहा है। यह सीधे सीधे बीजेपी की जो कहा वो किया की नीति पर ठप्पा लगा दिया। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सत्ता रही, उस पूरे समय में बीजेपी ने अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। चुनाव के दौरान पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक घुसपैठियों को अल्टीमेटम देते हुए दिखाई दे चुके। अमित शाह कह चुके हैं कि सरकार बनते ही 45 दिन के अंदर बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दे दी जाएगी। ममता बनर्जी ने अपने पूरे शासन के दौरान बीएसएफ से तनातनी जारी आरोप लगा रही थी। पहले तो उन्होंने बॉर्डर से सटे इलाकों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया था। फिर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को कुल 127 किलोमीटर जमीन की जरूरत थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने बीएसएफ को सिर्फ 8 किलोमीटर ही जमीन दी, जिससे बाड़बंदी का काम लेट हुआ और टल भी गया।
भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 9 जिलों में एक्वायर्ड 127 किलोमीटर जमीन के लिए राज्य की ममता सरकार को केंद्र से मुआवजा तक नहीं मिला। केंद्र सरकार ने मुआवजा दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमीन बीएसएफ को सौंपी जाए, लेकिन इसके बाद भी ममता सरकार ने यह जमीन बीएसएफ को नहीं दी। अब सोचिए, मतलब सरकार और बीएसएफ को छोड़ दीजिए, कोर्ट के आदेश तक का पालन नहीं किया गया। इस पर ममता सरकार को कोर्ट से फटकार मिली, यहां तक कि 25,000 रुपए जुर्माना तक ममता सरकार को भरना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी टस से मस नहीं हुई। आरोप है कि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक बनाने और बढ़ाने के लिए बॉर्डर और उसकी फेंसिंग के मुद्दे को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ममता बनर्जी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो बंगाल में वापस लौटने वाली हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट की फटकार के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सत्ता बदलने के बाद नीति और नीयत कैसे बदल गई है, पहले वो सुनिए, फिर आगे बताऊंगा कि आखिरकार ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में 600 एकड़ भूमि जो बाढ़ पूरी करने के लिए चाहिए वो हम भारत सरकार को देकर सीमा पर बाढ़ लगाने का काम पूरा कर देंगे। ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। आपने सुना ना, 45 दिन, मतलब 45 दिन जो डेडलाइन चुनाव के पहले रखी गई थी उसी पर आज अमल हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार ममता बनर्जी इस मुद्दे को अटकाकर क्यों रखना चाहती थी और इतने सालों में ये फेंसिंग क्यों नहीं हो। भारत और बांग्लादेश आपस में तकरीबन 4097 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी यानी कि तकरीबन 2217 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। 2217 किलोमीटर लंबी सीमा जो कि खास तौर पर नदी और मैदानी इलाके में फैली हुई है, इसमें से 1647 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर फेंसिंग हो चुकी है। लेकिन 570 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिस पर पाबंदी और बाड़बंदी अभी तक नहीं हो पाई। 570 किलोमीटर में 112 किलोमीटर का वो इलाका है जहां पर फेंसिंग संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है वो भी आपको बता दें। दरअसल ये 112 किलोमीटर का पूरा इलाका नदियों, नालों, दलदल और पानी के नीचे डूबा हुआ डेल्टा है। इस तरह की जगह पर खंबे गाड़कर फेंसिंग करना संभव नहीं है, तो इसलिए इस 112 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हो सकती है। अब बचा 456 किलोमीटर का इलाका जहां फेंसिंग होनी है। यही इलाका है जहां पर बाढ़ न होने की वजह से घुसपैठिए बिना रोक टोक भारत की सीमा में दाखिल हुए और इतने सालों से यही खुला बॉर्डर आतंकियों और तस्करों के लिए रेड कारपेट का काम करता रहा। लेकिन इलाका पूरी तरह से खुला पड़ा है। सिर्फ कहने पर मत जाइए, हम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए आपके और देखिए एक बार। देखिए, आपको तस्वीर हम दिखाते हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर पर किस तरह से यहां तक फेंसिंग का जो काम है वो आप देखिए किया हुआ है। जो नया फेंसिंग है वो यहाँ पर बना हुआ है और उसके बाद जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद काम जो है वो अभी चल रहा है इस पूरे इलाके में और इसी को लेकर ये पूरा मामला है कि जमीन का जो अधिग्रहण है वो लटका हुआ था और इस वजह से फेंसिंग का काम जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। ये देखिए, अब खुला है पूरा बॉर्डर, अगर जाना होगा कोई आराम से आसानी से इस रास्ते से अंदर जा सकता है, आ सकता है। तो ऐसे में ये काफ़ी खतरा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं जो घुसपैठ की समस्या है, जो जिस तरह से लगातार जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से भारत में घुस रहे हैं, तो वो इसी तरह के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जंगलों से, झाड़ियों से, नदियों से होते हुए वो जो भारत की सीमा है उसमें प्रवेश कर जाते हैं और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल बनकर ये सामने है। पाठशाला में अब पब्लिक की भारी डिमांड पर बैरियरलेस नए टोल सिस्टम का चैप्टर। अब आपको हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। नई तकनीक में टोल प्लाजा पर बिना ब्रेक लगाए फर्राटे से आपकी गाड़ी गुजर जाएगी। बहुत से लोगों की यह शिकायत थी कि हाईवे पर यात्रा के दौरान टोल देने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और यह शिकायत जायज भी है। इस दौरान कई बार कैमरा फास्टैग को रीड नहीं कर पाता था।
फिर 3 बार गाड़ी आगे पीछे करो। वो टोल पर बैठा हुआ जो कर्मचारी हो गए थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा पीछे, फिर आप थोड़ा सा पीछे लेते थे। इतने में पीछे वाला मार हॉर्न आपको ऐसे कर देता था कि लगता था कि भाई जल्दी से भागो, कैसे भी कर। तो 4 बार अब आगे पीछे आपको अपनी गाड़ी नहीं करनी पड़ेगी। मन से आवाज उठती थी आपके कि यही फास्टैग लगाए हो और डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगाए हो तो भाई इसका क्या फायदा है। लेकिन आपकी ऐसी जल्लाहट भी अब खत्म होने वाली है। अब नया मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम शुरू किया गया है। इसमें आप बिना टोल की लाइन में लगे हुए निकल जाएंगे, वो भी फुल स्पीड में। टोल अपने आप कट जाएगा, यानी कि अब आप टोल प्लाजा पर गाड़ी रोकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान टोल प्लाजा पर कोई बैरियर होगा ही नहीं जिससे वाहन आसानी से रुक सके। होगा यह कि वहां पर बैरियर नहीं होंगे, वाहन आसानी से निकल जाएंगे। तो फिर कैसे होगा बताता हूं। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में इस नए बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत के बारे में जानकारी दी और इसकी शुरुआत की उन्होंने। इसे देश के हाईवे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह तकनीक यात्रा का समय और देश का पैसा दोनों की बचत करेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको इस नई तकनीक के बारे में डिटेल में बताता हूं कि यह काम कैसे करती है। इस नई तकनीक का नाम MLFF यानी कि मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम। यह एक बैरियरलेस टोल प्लाजा तकनीक है जो पूरी तरह मॉडर्न तकनीक पर बेस्ड है। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और रिकॉग्निशन ANPR कैमरा लगाए गए हैं जो चलती गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर सकता है, जिससे अपने आप आपके अकाउंट से टोल कट जाएगा। सरकार का दावा है कि यह तकनीक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ियों को भी आसानी से पहचान सकती है। इसके साथ ही फास्टैग और AI आधारित सिस्टम मिलकर काम करेंगे ताकि टोल वसूली पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो सके। यानी अब इस नई तकनीक के आने के बाद टोल प्लाजा पर बैरियर और कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होगी। आज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सूरत के बाद दिल्ली के मुंडका बक्कड़वाला टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम शुरू कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको दिखा देते हैं कि मुंडका बकरवाला मल्टी लेन फ्री फ्लो फी प्लाजा पे सड़क के ऊपर कई सारे जो कैमरे हैं वो वाहन को पहचानेंगे, फास्टैग या नंबर प्लेट की जानकारी रिकॉर्ड होगी, सिस्टम डाटा को तुरंत आप देखिए ले लिया जाएगा। इसके साथ ही टोल जो राशि होती है वो अपने आप ही कट जाएगा। वाहन को यानी गाड़ियों को कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है वो मुंडका बकरवाला से हो रही है, यानी कि जो नया सिस्टम है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम वो आज से लागू किया जा रहा है। यहाँ एक दौर था जब टोल प्लाजा पर कैश देकर टोल कटवाया जाता था और इसमें बहुत टाइम लग जाता था। इसके बाद फास्टैग सिस्टम आया, इसमें टोल प्लाजा पर लगे कैमरे फास्टैग को स्कैन करके टोल काटते हैं, लेकिन इसमें भी समय और तेल दोनों की बर्बादी हो रही है। अब मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम के आने के बाद किस तरह बदलाव आने वाले हैं वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, बैरियर लेस टोल प्लाजा तकनीक से हर साल 1500 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। अब गाड़ी खड़ी रहती थी, लाइन लंबी लंबी लगी रहती थी और आगे अगर ट्रकों की लाइन लग गई तो 1-1 घंटा लग जाता था कई जगह और तब तक आप परेशान होते रहिए। लेकिन क्या करें, गर्मी अगर होती थी तो एसी चलाकर ठंडक लेते थे और ठंड में होते थे तो हीटर चलाकर गर्मी महसूस करते थे और आपका तेल जलता रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो। इसके अलावा 81,000 टन कार्बन उत्सर्जन भी हो जाता था इस दौरान। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह रही कि फास्टैग से टोल कलेक्शन पूरी तरीके से फ्री फ्लो नहीं है। अभी फास्टैग औसत टोल कलेक्शन समय 47 सेकंड का है, जो पीक आवर पर बहुत बढ़ जाता है। फास्टैग से पहले यह समय 12 मिनट का हुआ करता था, लेकिन अब मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम से यह समय 0 हो जाएगा। इसके अलावा टोल वसूलने की लागत करीब 10% कम हो जाएगी। अभी फास्टैग से 70 से 80 हजार करोड़ टोल कलेक्शन होता है और इस हिसाब से 7 से 8 हजार रुपए की सीधे सीधे बचत हो जाएगी। आपको पता है कि बहुत बार लोग ये तकरार करते थे कि टोल नाके पर 1-1 घंटे तक हमको रुकना पड़ता है। ये केवल रुकना भी समस्या नहीं थी, पर गियर बदल कर वहाँ जो डीजल पेट्रोल का खर्चा होता था उसके कारण फ्यूल के लिए भी बहुत अड़चन आती थी, खर्चा होता था, पोल्यूशन होता था। इन सब से मुक्ति मिली है और एक प्रकार से जनता को भी राहत मिली है।